नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां आज यूपी बीजेपी का पसमानदा बुद्धिजीवी के साथ सम्मेलन। अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले क्राइस्ट चर्च कॉलेज में होगा सम्मेलन। सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली सम्मेलन में होंगे मुख्य वक्ता। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी लेंगे सम्मेलन में हिस्सा। सम्मेलन में पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेगी बीजेपी। पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं को सुनेगी। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को अपने पाले में करने की कवायद, और इसके लिए खास सम्मेलन, जहां लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए अपने पाले में करने के लिए ये खास सम्मेलन, और इसकी शुरुआत और इसके लिए महासम्मेलन आज। और इस दौरान अलग नजारा दिखेगा, जहां आज बीजेपी का पसमानदा बुद्धिजीवी के साथ ये सम्मेलन खास होगा। अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले क्राइस्टचर्च कॉलेज में ये सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिरकत करेंगे, तो वहीं राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली सम्मेलन में मुख्य वक्ता होंगे। और इसी के साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो सम्मेलन में पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेगी बीजेपी और सीधा संवाद बैठाने की कोशिश होगी। पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं को भी बीजेपी की तरफ से सुना जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनका समाधान भी निकाला जा सके, तमाम समस्याओं का। और लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ये बड़ी पहल बीजेपी की तरफ से, जहां पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ ये सम्मेलन होगा, जिसके माध्यम से डायरेक्ट संवाद कहीं ना कहीं बैठाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। और इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे इसमें, और राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली सम्मेलन में मुख्य वक्ता होंगे। तो देखिए, खास जहां अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ सम्मेलन में पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेगी बीजेपी, और प्रयास किया जाएगा कि 2024, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उसकी तैयारी के लिए बीजेपी की ये बड़ी कोशिश अभी से ही, जहां बुद्धिजीवियों के साथ पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ ये संवाद और ये पूरा सम्मेलन बेहद ही ज्यादा अहम, जिसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले देखिए क्राइस्टचर्च कॉलेज में सम्मेलन होगा। और जो मुस्लिम समुदाय की जो परेशानी है, अल्पसंख्यक समुदाय की जो परेशानी है, उनको सुना जाएगा इस पूरे सम्मेलन में, और कोशिश की जाएगी कि इन तमाम समस्याओं का हल भी निकाला जा सके। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, खास सम्मेलन होने वाला है, 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए कितना अहम? बिल्कुल, देखा गया कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली थी, तो पहले चुनाव हुआ था, उस दौरान भी देखा गया था कि मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उतना असर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान भी मुस्लिम जो मतदाता थे उनको जोड़ने की कोशिश की गई थी। और कहीं ना कहीं बड़ा तबका जो महिला वर्ग था मुस्लिम समाज से, उसने जोड़ने का काम किया था, जिससे 2019 में प्रचंड बहुमत सरकार केंद्र बनी थी। साथ ही साथ 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी। एक बार फिर कहीं ना कहीं वो नई कवायद शुरू की जा रही, क्योंकि जो पसमानदा समाज है, तबका है मुस्लिम समाज में जो आता है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा खासा असर है, अच्छा खासा वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं अब उसको साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में निकाय चुनाव होना है, और निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि पसमानदा समाज जो है, मुस्लिम समाज के अंतर्गत जो आता है, वो ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बड़ी संख्या में लाना चाहती है। इसको लेकर के लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम वर्ग के नेता हैं, वो इसमें बाकायदा पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके बीच जाएं और समझाएं कि गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी लिए जो योजनाएं ला रही है वो सारी
स्थानीय सरकार में नहीं मिली। निश्चित तौर पर तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो समय कहते रहते हैं कि सबसे ज्यादा छलावा जो विपक्षी पार्टियों ने किया है और हमेशा भाजपा का डर दिखा करके वो छलावा मुस्लिम समाज से किया गया। निश्चित तौर पर अब उसी भ्रम को तोड़ने के लिए जो बैठक का दौर शुरू हो रहा है, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है मुस्लिम समाज की, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अल्पसंख्यक आयोग वो जुड़ेंगे, अल्पसंख्यक जो है उसके, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जुड़ेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजाद जुड़ेंगे, इस बैठक में रहेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग है वो अगर मुस्लिम समाज अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो निश्चित तौर पर 2024 से पहले जो मुखा है, जिस पहले के रूप में देखा जा रहा है, उसमें बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। बिल्कुल। और अश्विनी देखिए, लेकिन बीजेपी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी बनाई जाती है विपक्ष की तरफ से भी, और ऐसे में कितना चैलेंजिंग रहेगा बीजेपी के लिए ताकि वो जो अपने का सीधा संवाद है वो मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक समाज से कर पाए। अब मुस्लिम समुदाय को भी समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनका अच्छा नहीं कर सकती, नुकसान भी नहीं कर सकती, क्योंकि देखा जा रहा कोई भी योजना उत्तर प्रदेश में आ रही है, केंद्र में आ रही है, तो लगातार सभी को इसका फायदा मिल रहा है। वहां पर ना तो आपका जाति पूछाता ना धर्म पूछाता, बस आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको मिलेगा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के होंगे, अगर उसके योजना के फायदे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उस क्राइटेरिया नहीं आएंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर तो इस चीज को अब धीरे धीरे तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको समझ में आने लगी है। चाहे वो इससे पहले देखा गया, चाहे वो सिलेंडर मिलना हो, चाहे बैंक खाते खुलने हो, या फिर जनधन अकाउंट या फिर वो जो धनराशि मिलती किसानों को, ये तमाम चीजें होती हैं, उनमें मुस्लिम समुदाय भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुस्लिम समुदाय के जो है उसको समझ में आने लगा कि विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ डर उनके तब व्याप्त किया है, डर का वोट लिया है और कहीं ना कहीं उसी का फायदा उठाया, जिसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ा। जी बिल्कुल। देखिए आगे किस तरीके से इस पूरे सम्मेलन के जरिए बीजेपी संवाद करती है देखना होगा। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ और बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में आगे, जहां एटा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9:35 पर अलीगढ़ से एटा पहुंचेंगे। सीएम जवाहर तापीय परियोजना का करेंगे निरीक्षण। एटा में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, निर्माणाधीन मेडिकल का भी निरीक्षण करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए बड़ी अपडेट, जवाहर तापीय परियोजना का निरीक्षण करना है, एटा का खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां कई विकास योजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे, निर्माणाधीन मेडिकल का निरीक्षण भी करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो ये बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज एटा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सुबह 9:35 पर अलीगढ़ से एटा पहुंचेंगे। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए आज एटा का दौरा है, सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या बड़े कार्यक्रम वहां पर निर्धारित थे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। अभी देखा गया 3 दिन पहले ही तमाम जिलों के दौरे उनके समाप्त हुए, जिसमें बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र था वहां के दौरे किए, वहां का जायजा लिया, स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही साथ जो पीड़ित परेशान लोग थे उनसे संवाद भी किया। साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश भी दिया कि कहीं भी जनहानि होती है तत्काल प्रभाव से जो सरकार की ओर से जो सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है वो उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ अगर फसल नष्ट हो रही किसानों की, परेशान हो रहे किसान, उनको भी समय रहते मुआवजा दिलाया जाए। निश्चित तौर पर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस मुख्यमंत्री का कल देखा गया, मुरादाबाद अलीगढ़ दौरे पर है, आज वहीं एटा दौरे पर है। निश्चित तौर पर जब एटा पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एटा में तमाम जो परियोजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, शुभारंभ भी करेंगे। निश्चित तौर पर जवाहर तापी जो परियोजना है वहां पर भी मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम है, वहां पर जाकर के देखेंगे कि जो वहां पर काम है वो किस तरीके से चल रहा है। इसके अलावा जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का सपना है कि हर जिले में अपना खुद का मेडिकल कॉलेज हो, जिससे तमाम जो बड़े जिले हैं जैसे लखनऊ हो गया, राजधानी है, यहाँ पर बढ़ना बढ़ पाए, साथ ही साथ जो लोग हैं जिले में ही उनको बेहतर इलाज मिल पाए। निश्चित तौर पर भी इसी क्रम में जो है मेडिकल कॉलेज बन रहा है और वहाँ का निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे, वहाँ का जायजा लेंगे कि आखिर कितना काम हो गया हो, कितना काम बचा है, साथ ही साथ जो टाइम लिमिट दी जाती है उसके अंदर काम पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री का इसी पर होता है। निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो वहां पर लोगों से जानकारी भी, जो अधिकारी होंगे जानकारी लेंगे कि कितने समय में जो है
ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि काम जितनी तेजी से होगा, जो कम समय सीमा में होगा, उसमें काफ़ी बचत सरकार की भी होती है और लोगों को समय से पहले ही सुविधा मिलना शुरू हो जाती है। निश्चित तौर पे इसके अलावा जनप्रतिनिधि वहाँ पे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, जो लोकल लीडर्स पदाधिकारी होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करने में जुट गई है। इससे पहले सेमीफाइनल होना है, सेमीफाइनल के रूप में निकाय चुनाव होने, तो ऐसे में आज जो वहाँ के पदाधिकारी है उनको गाइड भी करेंगे आखिर किस तरह से काम करना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जिले में जो सीटें हैं नगर निकाय से जुड़ी हुई, चाहे वो नगर पंचायत की हो, चाहे नगर पालिका की हो, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने पाए। निश्चित तौर पर 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो अगर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं भारतीय जनता पार्टी का हुआ था तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, चाहे अलीगढ़, चाहे वो मुरादाबाद की सीट थी, सहारनपुर सीट थी, ये तमाम सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जाए जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर रही थी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि समय पर मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाया करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब बंटवारा हुआ था, मुख्यमंत्री 6 मंडलों का जब दायित्व मुख्यमंत्री ने लिया था, तो उसमें से 4 मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे और कहीं ना कहीं वो 4 मंडल ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्थित कुछ कमजोर थी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि प्रदेश हो या फिर देश में कोई भी कोना, जब मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर अगर तो वहां की सबसे ज्यादा डिमांड मुख्यमंत्री की होती है, चाहे वो गुजरात का भी चुनाव होने वाला, या हिमाचल का चुनाव होने वाला हो, या फिर इससे पहले भी तमाम चुनाव हुए, हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा। तो ऐसे में जब अपने प्रदेश में, अपने किसी जिले में जाएंगे तो वहां के लोग कहीं ना कहीं भरोसा कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उनके साथ है, उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर के भी जो है बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई चीज है तो वो कानून व्यवस्था है और उसी के दम पर लमसम 3 दशक के बाद सत्ता में कोई पार्टी वापस नहीं कर पाई और जो सरकारें गई हैं वो कानून व्यवस्था के नाम पर ही गई, क्योंकि सपा सरकार रही 12 से 17 के बीच रही, उस दौरान देखा गया कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा रहा और भारतीय जनता पार्टी ने उसी को मुद्दा बनाया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ था। लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया था, मुख्यमंत्री ने खुद इस पर बारीकी से नजर रखी थी, जिसके बाद ये हुआ, देखिए तमाम आज जो माफिया हैं आज सलाखों के पीछे हैं, हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं जो जब्त हो चुकी हैं। अब जब एटा पहुंचेंगे, एटा में भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का जिक्र जरूर होगा, कानून व्यवस्था पर कैसी क्या व्यवस्था है इसको लेकर के भी चर्चा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ देखिए जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करनी है, तो यकीनन इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से निकाय चुनाव की भी तैयारी के लिए घर घर जाना है और क्या जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से उसका लाभ सीधा जनता तक पहुंच पाए। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ से अगली खबर, जहां अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक। त्योहारों को लेकर सीएम योगी की ये बड़ी बैठक आज है। दीपावली और छठ पर्व को लेकर योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिलों के अफसरों को निर्देश दिए जाएंगे। तो देखिए त्योहारों के मद्देनजर ये खास बैठक शाम का 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। दीपावली और छठ पर्व को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के तमाम अफसर भी जुड़ेंगे जिनको सीएम योगी निर्देश देंगे। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ये बैठक है और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहे और ये त्योहार संपन्न हो सौहार्द के साथ, इसको लेकर ये खास बैठक है। क्या अपडेट इससे जुड़ी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आगामी त्योहारों को लेकर के एक हाई लेवल बैठक आज करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जो आला अधिकारी होंगे वो जुड़ेंगे, चाहे डीजीपी की बात करें, चाहे प्रमुख सचिव गृह की बात करें, एडीजीएलओ की बात करें, या फिर जिलों के जो कप्तान हैं, डीएम हैं, इसके अलावा अगर बात करें आईजी एडीजी लेवल के अधिकारी जुड़ेंगे। निश्चित तौर पर जो चुनाव जो आगामी जो त्योहार होने वाले हैं उसको लेकर के बाकायदा प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं आज जो अधिकारी उनको ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से फील्ड पे काम करना है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर त्योहारों के समय छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उन पर अधिकारी जो है उनका संज्ञान नहीं लेते, उनको गंभीरता से नहीं लेते, उसके बाद वो घटनाएं बड़ी होती है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्द हो जाती है, विपक्ष के लिए एक मौका बन जाती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि बाकायदा पूरी आज जो तैयारियां हैं मुस्तैदी के साथ की जाए, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जाए, जिसमें अयोध्या शामिल है, मथुरा शामिल है, काशी शामिल है, गोरखपुर, ये तमाम महत्वपूर्ण जगह हैं जहां को सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार निर्देश देते रहते हैं और साथ ही साथ जो पुलिस विभाग है उसकी प्रायोरिटी पर भी ये जगह रहती है। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री बैठक करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी अधिकारी होंगे उनको बताएंगे कि इस तरह से काम करना, जनता के साथ कैसे सहूलियत दिखानी है, साथ ही साथ उपद्रव के साथ कैसे निपटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो या फिर अपराधी हो, उन पर समय समय पर
कार्रवाई करते रहने चाहिए, अभियान चलाकर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं उनके हौसले हैं वो पस्त रहें। इसी कार्रवाई का नतीजा है कि आज अतीक अहमद की संपत्तियां कुर्क हो रही है, मुख्तार अंसारी की संपत्तियां कुर्क हो रही है, तमाम बड़े अन्य जो अपराधी थे उनकी भी अपराधियां कुर्क हो रही है, साथ ही साथ उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था का विश्वास जनता का सरकार पर बना है वो कैसे बना रहा है, इसको लेकर के आज कहीं ना कहीं गाइड करेंगे अपने अधिकारियों को। इसमें पूरे प्रदेश के जो हैं वो अधिकारी जुड़ेंगे, साथ ही साथ किस तरह से फील्ड पे उतर के काम करना है, सामंजस्य कैसे लोगों के साथ बैठाना है, जो पीस कमेटी है उनको किस तरह से ब्रीफ करना है, तमाम चीजों को लेके आज मुख्यमंत्री अपनी ब्रीफिंग देंगे। साथ ही साथ तमाम जो जिले के अधिकारी उनके पेच भी कसे जाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से अश्विनी माहौल बना हुआ है इस वक्त, जहां पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, साथ ही साथ मदरसों के सर्वे के बाद जो आंकड़े सामने आए, जो पूरा ब्यौरा निकलकर सामने आया है, उसके बाद माहौल किसी भी तरीके से बिगड़े नहीं, इसको लेकर खास तौर से देखिए ये हाई लेवल आप जिस तरीके की जानकारी दे रहे हैं कि ये बैठक है, कैसे निर्देश और कैसे सिक्योरिटी इस वक्त देखने को मिलेगी, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जब त्योहार होते हैं तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो है लगाई जाती है, गश्त भी प्रॉपर रहती है। बिल्कुल, जब बड़े त्योहार होते हैं उत्तर प्रदेश में तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री अलग से ब्रीफिंग करते हैं। उसमें अभी हाल ही में देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं, जिसको लेकर के लगातार अभी भी छापेमारी चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माहौल खराब ना हो, इसको लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री जो है अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ जो हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां उसमें लखनऊ की बात करें, अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें, तमाम वो जिले हैं जहां धार्मिक नगरी भी है, साथ ही साथ हाई सिक्योरिटी जोन हमेशा रहते हैं। तो वहां पर और सख्ती के साथ जो चेकिंग अभियान चलाया जाए, कोई संदिग्ध दिखता है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, तमाम बिंदुओं को लेकर के आज मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। और कहीं ना कहीं कल से जो अधिकारी फील्ड पे भी उतरेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी ब्रीफ करते हैं तो उसका परिणाम अगर नहीं मिलता उनको तो आगे कार्रवाइयां भी होती हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में अधिकारियों के अंदर डर भी है कि मुख्यमंत्री अगर ब्रीफ कर रहे हैं, कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं तो उसका समय से पालन करना है, अगर नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कार्रवाई भी होती है उन पर। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां बिजनौर से अगली खबर, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के पंडाल में करंट दौड़ा है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलस गए हैं। 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। अफजलगढ़ थाना के कालागढ़ मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलस गए हैं। हादसे में तीनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। अफजलगढ़ थाना के कालागढ़ मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए बिजनौर से ये खबर है, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के पंडाल में करंट दौड़ गया और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जो कि बुरी तरीके से झुलस गए और उनकी दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में तीनों ही मजदूरों की मौत के बाद से वहां पर हंगामा है। अफजलगढ़ थाना के कालागढ़ मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए हाई टेंशन की चपेट में आने की वजह से शिकार हुए हैं 3 मजदूर जो कि वहां पर कार्यरत थे, और इस दौरान वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए क्योंकि करंट दौड़ा, जिसके बाद हादसे का शिकार हुए 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई झुलसने की वजह से। अफजलगढ़ थाना के कालागढ़ मार्ग की घटना है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता फैसल खान हमारे साथ जुड़ गए बिजनौर से। फैसल, क्या कुछ जानकारी? देखिए 3 मजदूरों की मौत हुई है, किसकी लापरवाही इस पूरे हादसे में सामने आई है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर लापरवाही की बात की जाए तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम वाला है उसकी लापरवाही सीधी दिखाई दे रही है, क्योंकि शोरूम के टेंट में करंट आ रहा था तो वो पहले भी चेक कर सकता है, लेकिन करंट इतना ज्यादा था क्योंकि जो हाई एचडी लाइन थी वो उस लाइन का करंट उस पर उतरा और उतरने के बाद 2 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई। एक जो व्यक्ति था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 मौत है, बड़ी लापरवाही है। इस पे पुलिस जांच कर रही है, जल्द से जल्द कार्रवाई की बात भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को किस तरीके से आगे संज्ञान लिया जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां ब्लॉक प्रमुख पर पथराव करने का वीडियो वायरल हो रहा है। परिवार के कुनबे ने ब्लॉक प्रमुख पर ईंट पत्थर से हमला किया। जमीन कब्जा करने का आरोप लगाकर पथराव किया गया। ब्लॉक प्रमुख का करीबी पथराव में घायल हुए। सुरेश जायसवाल समेत 7 नामजद, 5 अज्ञात पर केस दर्ज। पट्टी कोतवाली के रायपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए जमीन कब्जा करने का आरोप लगाकर पथराव किया गया। ब्लॉक प्रमुख का करीबी पथराव में घायल हुआ है।
सुरेश जायसवाल समेत 7 नामजद और 5 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। और सीधा अपडेट मनु से लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए प्रतापगढ़ से हमारे साथ। मनु, क्या ये पूरा मामला है, क्या जानकारी इस पूरे मामले में पथराव से जुड़ी हुई? हालांकि मैं आपको बता दें कि यहाँ प्रतापगढ़ के रायपुर रोड के पास जहाँ दर्शनाथ ब्लॉक प्रमुख है, जो कि उनके ऊपर गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जहाँ वो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, जहाँ 5 लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, वहीं हिरासत में ले लेती है। वहीं बात की जाए तो जहाँ पट्टे के कस्बे के रायपुर रोड की बात है, जहाँ कल देर रात भूमि विवाद को खुन्नस खाए हुए जो ग्रामीण थे, जहाँ बेलसरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख है सुशील सिंह, जहाँ उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनके साथ ही चल रहे वाहनों पे क्षतिग्रस्त हो जाता है, जहाँ पत्थरबाजी होती है, लाइव वीडियो वायरल होता है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। वही बात की जाए यहाँ सूचना पर पुलिस पहुंचती है और आरोपियों को लगभग आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लेती है। वही जहाँ पुलिस ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को थाने में पहुंचकर धरने पर बैठ जाते हैं। तो बात की जाए जहाँ रामकोला निवासी ब्लॉक प्रमुख है सुशील सिंह का आरोप है कि जहाँ शनिवार को जहाँ उनके अपने समर्थकों के साथ कई वाहनों के घर जा रहे थे। तो बात की जाए जहाँ रायपुर रोड पर कार रोककर उतरने लगे, तभी सुरेश जायसवाल, रामलाल उर्फ पाले, रोशन जायसवाल से तमाम लोग जो थे उनके ऊपर पथराव बोल दिए। हालांकि जहां पुलिस जो अपनी जान बचाकर और भागने की कोशिश की, उनके गंभीर चोटें भी आई। वहीं प्रमुख के हमले के दौरान फायरिंग करने का आरोप भी लगाया गया, जहां मारपीट और पत्थरबाजी की और प्रमुख के साथ वहां के वाहन जो मौजूद थे वहां उनको चोट भी आई। हालांकि इलाज चल रहा है, पुलिस ने आधा दर्जन को हिरासत में ले लिया है, वहीं पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया है। बिल्कुल। और मनु, देखिए जमीन कब्जा करने का भी आरोप लग रहा है, इससे जुड़ी क्या सत्यता निकलकर सामने आ रही है? हालांकि मैं आपको बता दें कि जो ग्रामीण है लगातार ब्लॉक प्रमुख पर और जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं बात की जाए, जो ब्लॉक प्रमुख है वह दबंग है और चर्चित है, जहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद मोदी सिंह के खास समर्थक है, जहाँ उनका साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि इनके ग्रामीण की जमीन कब्जा करते हैं। तो एक ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। खुन्नस खाए ग्रामीण कल मौका पाने के बाद जहाँ ब्लॉक प्रमुख पर पथराव कर दिया। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मनु आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी के 2 अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहे हैं। तो देखिए, पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। अब यकीनन उससे पूछताछ जारी है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस करती नजर आएगी। तो फिलहाल बुलंदशहर का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी? देखिए, गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर के एसएसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में लगातार बदमाशों को, तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही मामला जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर पुलिस का है। देर रात को मुठभेड़ हुई है। साजिश तरीके से गौ तस्कर बदमाश है, राजू नाम का है, जिस पर लगातार पुलिस कैंपन कर रही थी, लगातार इसकी ढूंढाट कर रही थी, जिसको लेकर रात मुठभेड़ के दौरान एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकला था। तभी पैर में गोली लगने से घायल हो गई। इसके साथ ही 2 फरार हो गए और इसके चलते उनको भी पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना उनका अपराधी रिकॉर्ड है कि मोटरसाइकिल 315 का तमंचा बरामद किया है। जी बिल्कुल। तो एक ही गौ तस्कर मौजूद था अशोक, या फिर और भी गौ तस्कर शामिल है इस तस्करी में? 2 लोग और बताए जा रहे हैं साथी तरीके के, इसके साथी बदमाश हैं, उनका भी प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ आगे लगातार जारी। बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जहां गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और 2 साथी और बताए जा रहे हैं, जिनकी दबिश लगातार जारी है पुलिस की तरफ से। फिलहाल ये बड़ी सफलता है और तस्करी पर लगातार अंकुश लगाने की दिशा में ये एक और बड़ी सफलता पुलिस के नाम दर्ज हुई है।
और अब खबर कासगंज से, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। बीच बाजार में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घायल अवस्था में युवक को भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस पूरा मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, बीच बाजार में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। घायल अवस्था में युवक को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पूरे मामले पर, इस पर नजर देखिए पुलिस लगातार बनाई हुई है, क्योंकि बदमाशों ने युवक को गोली मारी है और पुरानी रंजिश बताई जा रही है। लेकिन क्या ये पूरा मामला है, इसकी तह तक जाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और ये पूरा मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जांच भी जारी है। क्या कार्रवाई आगे की जाती है और किस तरीके से जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में आते हैं पुलिस की, ये देखना होगा। तो देखिए, कासगंज से ये पूरी खबर है, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई है। बुलंदशहर में फर्जी कंपनी खोलकर लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 90,000 रुपए कैश, 3 चेकबुक, 1 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की गई है। तो देखिए, नौकरी के नाम पर ठगी और आरोपी के पास से लाखों कैश बरामद किया गया है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी अरेस्ट हुआ है। डीवाई एवं साइबर सेल जनपद बुलंदशहर द्वारा संयुक्त रूप से एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें वेंकटेश नाम का एक युवक जो हैदराबाद का रहने वाला है, उसे एक फर्जी कंपनी खोल करके और उसे नौकरी दिलाने का झांसा दे करके उससे कुल 75,000 रुपये ठग लिए गए थे। उससे संबंधित जो अभियुक्त है उसे थाना डिबाई की पुलिस और साइबर सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से कुल 90,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, चेकबुक आदि भी बरामद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए।